कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कैवलकेट रुकवा देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। कॉफी पर कुरुक्षेत्र की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो अपडेट आपको दे दे। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई खबर है। भारत में बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो दूसरी टीम खेलेगी। आईसीसी की तरफ से ये ऐलान हुआ है। भारत में ना खेलने की बांग्लादेश की मांग को पहले ही खारिज कर दिया गया है और बांग्लादेश को कल तक इस बाबत जवाब देने के लिए कहा गया है। बांग्लादेश ने भारत में जो होने वाले मैचेस हैं उन पर ना खेलने की बात कही थी, उन्हें शिफ्ट करने की बात की थी, जिसे इनकार कर दिया गया, खारिज कर दिया गया है। तो T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, आईसीसी ने बांग्लादेश की डिमांड को खारिज किया और साफ कह दिया कि भारत में अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर दूसरी टीम खेलेगी। भारत में ना खेलने की बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने सिरे से खारिज कर दिया। बस अब से कुछ ही देर बाद ट्रंप बोलने वाले हैं दावोस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप बोलेंगे। ट्रंप क्या करने वाले हैं? इस वक्त हर किसी की जुबान पर यही सवाल है। अब से कुछ ही देर बाद ट्रंप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, किसको धमकाएंगे, किसको कब्जाएंगे, यही सवाल उठ रहा है। ट्रंप ग्रीनलैंड, नाटो, ईयू, ईरान को लेकर क्या कुछ बोलेंगे, क्या बड़ा ऐलान करेंगे और क्या वो सच में अपने ऐलान पर अमल करेंगे या सिर्फ बोल के निकल जाएंगे। ट्रंप ग्रीनलैंड कब्जाने का तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके हैं। बाकायदा मैप भी पोस्ट करते हैं जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला सब उन्हीं का हिस्सा है। लेकिन इस बार नाटो, यूरोपियन यूनियन के देश ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। जॉइंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति डेनमार्क के साथ खड़े हुए हैं। बेल्जियम ट्रंप की हरकतों को आत्मसम्मान से जोड़ रहा है। स्वीडन कह रहा है कि ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं होगी, इनफ इज इनफ। कनाडा अमेरिका के दबदबे के अंत की बात कर रहा है। तो क्या अब वो होगा जो कभी नहीं हुआ? अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच जंग होने वाली है कि अमेरिका अब नाटो देशों से ही युद्ध करेगा? इस पर आज हम करेंगे कॉफी पर कुरुक्षेत्र में चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ हैं और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट वैभव सिंह हमारे साथ हैं। ट्रंप पर हमने इतनी चर्चा कर ली है कि समझ में नहीं आता है कि भाई क्या बोले। मैडमैन थ्योरी, मैडमैन ट्रंप, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। प्रोफेसर जोशी, आज क्या बोलेंगे? ये पहले ही प्लेन को लेके काफी नाटक हो चुका था, खराब हो गया, टेक्निकल ग्लिच आ गया, कि क्या करेंगे आज? अब नक्शे में तो वेनेजुएला को, ग्रीनलैंड को, कनाडा को अपना पार्ट बता ही चुके हैं। और अमेरिका का जो एक 1803 से इतिहास रहा है, तब जबकि फ्रांस से लुसियाना लिया था और फिर स्पेन से फ्लोरिडा लिया था और फिर मैक्सिको से टेक्सास लिया था और ग्रेट ब्रिटेन से ओरेगानो लिया था और फिर अलास्का को खरीदा था रशिया से। तो बहुत लंबी हिस्ट्री रही है और उसी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेकर के अब ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। और पिनाज इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि लगातार न सिर्फ अपने घरेलू मोर्चे पर विफल होते जा रहे हैं, नाटो में कमजोर पड़ते जा रहे हैं, यूरोप के साथ आप देखिए एक तनातनी की स्थिति बनी हुई है और उधर रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा नहीं पा रहे हैं, इधर पश्चिम एशिया में संघर्ष को विराम नहीं दिलवा पा रहे हैं, ईरान के साथ अलग इंगेज हो चुके हैं और लैटिन अमेरिका में अलग ही तरीके से इंगेज्ड है। तो और चीन के साथ जो एक राइवलरी चल रही है वो तो चल ही रही है। तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इसीलिए जो थॉमस शिलिंग ने ये मैडमैन थ्योरी दी हुई है, जो इसके पहले निकोलो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक में दी थी और इसके पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं, मैं इसको बाद में बताऊंगी भी। तो इसी पर वो कहीं ना कहीं मुझे एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि इतना इस प्रकार का एक अपने आसपास हवा बना दो और अपने आप को एक पागल व्यक्ति की तरह दिखाते हुए अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको पूरे करते चलो। एंड दिस इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग। लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट में आप 1, 2, 3, 4 नहीं, पहले से ही वैभव कई फ्रंट खोले हुए हैं इन्होंने। ठीक है, कहीं टैरिफ के जरिए फ्रंट खोला हुआ है तो कहीं युद्धपोत उतारे गए। अभी भी पता चल रहा है जिस तरह से अपने युद्धपोत, एयर डिफेंस सिस्टम, अपनी स्पेशल फोर्सेस जो है उनका मुख जो है वो ईरान की तरफ किया हुआ है। तो वहां भी मन अभी पूरी तरह से युद्ध ना करने का बना नहीं है, वहां भी इच्छा है कि युद्ध कर लूंगा, ऐसा उनके एक्शंस कम से कम कह रहे हैं। अब आप नाटो पर आर पार की लड़ाई की बात करते हैं कि जंग भी लड़नी पड़ी तो करेंगे। तो भाई ये आदमी कितने लोगों से लड़ेगा, कितने फ्रंट पे युद्ध झेलेगा? माना अमेरिका है, लेकिन ऐसे थोड़ी एक टाइम पे 30 देशों के साथ युद्ध लड़ लेगा। देखिए, युद्ध से पहले भी एक युद्ध होता है, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ठीक है, तो एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है ये, कि एक संदेश जो है पूरी दुनिया में से, अब आप हैं, हम हैं, यहाँ बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एक साइकी पे दुनिया के और इन देशों के, कि ताकि ये सकम करें उस प्रेशर में
और आकर के बोलें। जैसे कि जब इसने टैरिफ की जब बात शुरू की थी तो बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके हेड ऑफ स्टेट पहुंच गए थे वहां पे, और उन्होंने सबने जो है रिलीफ लेने के लिए उन्होंने जो है कि उनको छूट देने की बहुत सारी चीजें ऑफर कर दी कि ठीक है हम आपके लिए ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, टैरिफ मत लगाइए। अभी उसने लगाया नहीं था, उसने सिर्फ बात की थी, तो उससे इतना प्रेशर क्रिएट हुआ था। तो एक तरीके डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज एक्सपर्ट इन दिस, उसको पता है ही इज अ बिजनेसमैन, और उसको पता है कि मेरे पास जो लेवरेज है वो लेवरेज किस नेचर का है। जो मिलिट्री पावर है मेरे पास वो पूरे जो बाकी की जो नेटो कंट्रीज है उन सबको मिला के भी नहीं है। और देखिए जो यूरोपियन यूनियन भी है वो डिवाइडेड है, इसके ऊपर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी डिवाइडेड है। जब वैसे फ्रांस ने बात की कि ठीक है हम ग्रीनलैंड में या डेनमार्क में हम कुछ 100-200 फौजी भेज देंगे, ठीक है, टोकनिज्म के लिए, इटली ने तो उसके लिए भी मना कर दिया। मेलोनी ने कहा कि भाई हमारी जो चीज़ जाती है जो अमेरिका में, और जो टोमेटोज जाते हैं वहाँ पिज़्ज़ा के लिए, क्योंकि अमेरिका में बहुत फेमस भाई खाना तो अमेरिकन फूड जैसी तो कोई चीज़ नहीं है ना, तो वो जो पिज़्ज़ा जो है उसका एक्सपोर्ट है। जो इटालियन जो कार्स बनती हैं, एक्सपेंसिव कार्स हैं, वो एक्सपोर्ट कहाँ होती हैं? वो नॉर्थ अमेरिका में जो बायर्स हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो एक्सपोर्ट हमारी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं नेटो में, ये सारी कंट्रीज उनको सपोर्ट करेंगी ऐसा नहीं है, और वो इस पे ही खेल रहा है। ही हैज सिंगल हेडेडली डिवाइडेड द ईयू, ठीक है, बिना हमला किए ईयू को डिवाइड कर दिया है, ठीक। अब सवाल ये है कि क्या ईयू या नेटो जो है एज अ ग्रुप सरवाइव करेगा? सवाल ये है। अभी उसने एक भी गोली फायर तो नहीं की है, उसने अभी कोई वहां पे फोर्सेस लैंड तो नहीं किए हैं ग्रीनलैंड में, लेकिन अभी से इतने सारे डिविजन्स क्रिएट हो गए। सो ही इज डूइंग दैट। बट वो डिवीजन ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर थोड़ा फारफेच देखें कि वो डिवीजन अभी क्रिएट हुए हैं, कुछ उनमें से पुतिन के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा क्यों मान के चलें कि भाई हर कोई इन्हीं की हेकड़ी पुतिन के साथ तो नहीं जाएंगे, वो अमिताभ जी बताएंगे। इनका जो यूरोपियंस का एक पैरानोया है, जो उन्होंने अपनी पूरी पॉपुलेशन को इन्फ्यूज किया है पिछले 50-60 साल में, कि जो सोवियत यूनियन था या जो रशिया है या पुतिन है वो बूगी मैन बनाया हुआ है उसको, तो उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जिसको हमने इतना बड़ा बूगी मैन बनाया हुआ था हम उसके साथ कैसे जा सकते हैं। अपनी जनता को आपने 70 साल ये सिखाया है कि भाई हमको इनसे खतरा है, हमें इनसे डर है, और हम आज उन्हीं के साथ जा रहे हैं, ठीक है, वो तो नहीं हो सकता। तो वो नहीं होगा। बेसिकली ये सारे के सारे सकम करेंगे, अंडर प्रेशर आएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप जो चाहता है वो उसको मिलेगा। मतलब जो रीढ़ की हड्डी हमें लग रहा है कि थोड़ी सी आई है यस मैन से, अमिताभ जी, जो थोड़ा बढ़े हैं ये लोग। हमेशा ऐसा लगता था अमेरिका ने ऐलान किया, उसके बाद जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर चलने लग जाता था सबका, लेकिन इस बार जी हुजूर नहीं हो रहा है। जी हुजूर के सामने सब लोग इकट्ठे आके कुछ और ही कह रहे हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहने वाली है या फिर 2-3 दिन की बात है, उसके बाद देखिए पर सब यस मैन ही बनेंगे? देखिए ग्रीनलैंड की जहां तक बात है, ग्रीनलैंड को इस समय यूरोपियन यूनियन या नेटो जो यूरोप में है वो इनके साथ जाने नहीं देगा, जिस डिमांड पे ये अड़े हुए हैं कि हमें पूरा चाहिए ग्रीनलैंड। लेकिन एक चीज तो है कि इन्होंने जो वहां किया है उससे डिवाइड हो गया है। डिवाइड ये हुआ है कि अब यूरोप ये मानने लगा है कि कहीं ना कहीं हमको अपनी सुरक्षा का, अपनी आर्थिक सुरक्षा का और अपनी भौगोलिक सुरक्षा का खुद अधिकार अपने हाथ में लेना होगा, जो अब तक पिछले 100 सालों से उन्होंने नहीं किया था। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, अभी हो, उनकी सारी सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को यूरोप ने अमेरिका पे दे दिया था, और उनके चलते यूरोप काफी प्रॉस्पर किया। सोशल प्रोटेक्शन बहुत अच्छे लगे जो अमेरिका नहीं लगा पाया, ये लगा पाए। और इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में क्या होगा, पूरा यूरोप दो तरह से दो फ्रंट खुल गए हैं। एक रूस है, एक अमेरिका है। अमेरिका से इनकी अभी तक दोस्ती इसलिए भी है क्योंकि ये जानते हैं कि अमेरिकन के बिना जो वेस्ट मोनोलिथ बना था वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा। लेकिन इसका फायदा मैं ये बताऊं कि भारत जैसे देश, चीन जैसे देशों को होगा, क्योंकि अब तक जो टैरिफ इन्होंने भारत पे लगाया था, यूरोपियंस कहते थे देखो भारत ने या प्रधानमंत्री ने हमारे उनका फोन रिसीव नहीं किया, नहीं तो टैरिफ कम हो जाता, या कुछ ऐसा कह देते कि वो खुश हो जाते तो टैरिफ कम हो जाता। अब उनके ऊपर पड़ी है तो वो सारा ये चीज दिखा रहे हैं। मैं ये भी बता दूं, आने वाले दिनों में यूरोप अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद जिम्मेवार माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से हाथ हटा लेगा। ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे। रीढ़ की हड्डी जो है इनकी, जो आप जो शुरुआत की थी, रीढ़ की हड्डी इनकी थोड़ी टेढ़ी होगी, थोड़ा झुकेंगे, लेकिन वो ग्रीनलैंड को सरेंडर कर दें कि वो पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, इसलिए नॉर्थ अमेरिकन हेमिस्फीयर में या वेस्टर्न हेमिस्फीयर का वो पार्ट है, अमेरिका के साथ चला जाए, वो ये कतई नहीं होने देंगे। लेकिन इस प्रोसेस में
पूरा यूरोप जो मोनोलिथ दिखता है, यूरोपियन यूनियन, नेटो, उसमें एक दरार आएगी। इसमें भी टू ट्रैक यूरोपियन यूनियन है। हंगरी एक तरफ है, चेक के साथ है, जो रूस को सपोर्ट करते हैं। हाँ, वही मैंने कहा। और पुतिन इस समय जो कहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खुश होंगे, या शी जिनपिंग बहुत खुश होंगे। देखो, जो हम चाहते थे बिना लड़े हुए इनके साथ ये हो गया, अब तो हमारे सामने ये क्या लड़ेंगे। तो पूरा यूरोप इस समय इनके सामने खड़ा है, लेकिन ये झुकेंगे तो जरूर, लेकिन ऐसा नहीं झुकेंगे कि ये पूरी अपनी सोवरेनिटी, अपनी पूरी इंडिपेंडेंस, इनकी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी थी, वो सरेंडर कर देंगे अमेरिका के सामने। आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि जो डोमेस्टिक प्रेशर है ट्रंप के ऊपर परफॉर्म नहीं करने, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स हो या 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध रुकवाना हो, उन दोनों फ्रंट पे वे विफल रहे हैं। इसीलिए कुछ ना कुछ वो हमेशा इस तरह की चीजें करते रहेंगे। और डेवोस के पहले जो जितने भी आपने ये कहा कि डेवोस में क्या बोलेंगे, डेवोस के पहले ही इतने कमान तीर से निकल चुके हैं कि कोई इनको छोड़ेगा नहीं। और माइक कर्नी का जो अगर आप स्पीच पढ़ें, इतनी अच्छी बातें बोली हैं, जो हम लोग सोचते हैं कि ये कैसा आदमी है जो ये कह रहा है कि पूरे यूरोप को हम डिवाइड कर देंगे, पूरे यूरोप पर हावी हो जाएंगे, ये दुनिया के में ये क्या करना चाहता है। उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी कही कि पूरे जो वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हुआ है, अमेरिका ने उसको लीड किया, अमेरिका ने जब चाहा उसको तोड़ा, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो। और लेकिन जो बाकियों के लिए रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर था, उस रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की ये रेल बना के रख देंगे। और आने वाले दिनों में अमेरिका को, अमेरिका के भीतर ही, आप ये देखिए ना, पब्लिक ओपिनियन अमेरिका की 75% ये नहीं चाहती है कि ग्रीनलैंड ये अपने आप में मिला ले, यानी वहां भी उनका विरोध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सट्रीम पोजीशंस इसलिए भी ले रहे हैं कि उनको दिखाना है कि हम एक्ट कर रहे हैं और अमेरिका के फेवर में एक्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप साहब चल रहे हैं, ये भारत के लिए शुभ संकेत है कि जो टैरिफ की मार पड़ी थी, अब यूरोपियन यूनियन खुद कह रहा है कि हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। नहीं, और उन्होंने कहा मदर ऑफ ऑल डील्स हम करने जा रहे हैं भारत के साथ। तो ये एक अच्छा शुभ संकेत है भारत के लिए। ये मोनोलिथ जो वेस्ट है, जिसके बरक्स हम खड़े होते थे, कभी झुक जाते थे, कभी खड़े होते थे, अब वो मोनोलिथ टूटने वाला है। अब जो दुनिया में एक नया ऑर्डर बनेगा, हालांकि ये भी है कि क्या दुनिया में जो नया ऑर्डर बनेगा बिना युद्ध के होगा या नहीं होगा। चलिए, तो ये दिलचस्प रहेगा कि लेकिन ट्रंप युद्ध, अब उन्होंने कह दिया भाई आपने मुझे नोबेल तो दिया नहीं है, मैं तो युद्ध करने के लिए, मैं तो पीस चाह रहा था, तुमने नोबेल नहीं दिया, अब तो मैं युद्ध करूंगा। वो तो डंके की चोट पे बकायदा, जब पहली बार वो स्टेटमेंट देखा तो मुझे लगा कोई एआई जनरेटेड तो नहीं है। फिर मैंने 4 बार पढ़ा, उसमें कहा नहीं, खुद ही कह रहे हैं भाई, मतलब बिल्कुल सच में के लिए तो लिया। ये अलग बात है। मरिया मचाडो को वहां का अंतरिम राष्ट्रपति नहीं बनने दिया वेनेजुएला का। और अब देखिए, इसके बाद ये स्पेकुलेशंस थे, ये मैं भी सोच रही थी कि हो सकता है अब मरिया मचाडो क्या करेंगी, ये मैं बहुत उत्सुक थी देखने के लिए। नहीं, लेकिन ये क्या करेंगे? सैड टू सी। अब इनके साथ में ये स्थिति हो रखी है, एक तो बहुत ऑक्सीमोरॉनिक प्ले कर रहे हैं। अमेरिका एज अ कंट्री बात करता है क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को अपने कंट्रीब्यूशन की, लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो जितने भी पर्यावरण गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं, पेरिस अग्रीमेंट से यूएस को एग्जिट कर लेते हैं। कॉप में जाकर, कॉप को कहते हैं कि ये इट्स जस्ट अ प्रोपेगेंडा। तो एक पैराडॉक्स आया, देश एज इन अमेरिका वर्सेस ट्रंप। आप ट्रंप के बिहेवियर को देखिए जब से सेकेंड टर्म में आए हैं। मेक्सिको के साथ बॉर्डर सील कर लेते हैं, बात करते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग की, इलीगल इमिग्रेशन की, उसको लेके हमको पॉलिसी लेवल पर कुछ होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन उसके नाम पर देखिए वेनेजुएला में क्या करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग के नाम यही बात है ना कि मेक्सिको को छोड़ देते हैं, वेनेजुएला में करते हैं, वहां पर उनको सिर्फ धमकाते हैं भाई। तो भाई ये शख्स जो है, अब अगला नंबर किसका? ये कह रहा है मेरे को प्राइज तो आपने नोबेल दिया नहीं है, तो अब मेरा मिशन चेंज हो गया, न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने बदल लिया, अब तो मैं वॉर करूंगा, ईरान से करूंगा, ग्रीनलैंड से करूंगा, मेक्सिको से करूंगा। किससे करेंगे भाई सबसे पहली वॉर? और ये वॉर तो क्या ही करेंगे, वो जिस तरह से अलग अलग मोर्चे खोल रहे हैं, इतने सारे जब मोर्चे कूटनीति के हम लोग पढ़ाते हैं तो सभी इस बात को जानते हैं कि अगर बहुत सारे मोर्चे खोल लिए जाएं तो आप कमजोर हो जाते हैं, फिर आप एक भी मोर्चा जीत नहीं पाते। तो यही स्थिति इस वक्त ट्रंप की बनी हुई है। पहले युद्ध रुकवाने चले थे, युद्ध नहीं रुकवा पाए, फिर नाटो की तरफ चले, फिर पुतिन की तरफ चले, अब वो बार बार फिर उनको भारत दिखा, इधर पाकिस्तान को, एक छोटे से ईरान के साथ जब इंगेज हुए थे तो पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए उन्होंने असीम मुनीर को उस समय लंच पर बुलाया था। बड़ा महंगा पड़ रहा है बेचारों को लंच, पाकिस्तान में परेशान है। लेकिन आप देखिए वहां से कहां तक बात गई, और भारत के साथ लगातार उन्होंने संबंध खराब किए। फिर उसी बात पे आऊंगी कि जो एज अ कंट्री अमेरिका चाहता था उसको कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है ट्रंप ने अपना
उल्टा निर्णय लेकर। तो जो उनके देश के हित है ना पिनाज, या जो अमेरिका की एज अ कंट्री पॉलिसी है, ट्रंप इस वक्त बिल्कुल उसके उल्टा चल रहे हैं, और ये करके वो अमेरिका एज अ कंट्री अपने ही देश को कमजोर कर रहे हैं। नाटो में जो हम लगातार विभाजन की मैं बात कर रही हूं कि नाटो आगे पीछे डिवाइड होगा, और इसमें हम ये ना भूलें कि यूरोप के देश, यूएसएसआर शीत युद्ध के बाद 15 स्टेट्स में डिसइंटीग्रेट हुआ। यूरोप के देशों में हमने देखा कि किस तरह से टेरिटोरियल चेंजेस आए, देश बटे हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जो आज तक सिर्फ टेरिटोरियली एक्सपैंड हुआ है। तो अब जिस तरह से ट्रंप नाटो के साथ कर रहे हैं, आगे चल करके यहां पर यदि डिवीजन होता है तो उसमें कुछ वो देश हैं जो यूएसएसआर से टूटे हुए शीत युद्ध के समय के सोवियत रूस के पार्ट रहे हुए देश हैं। तो फिर वो कहां जाएंगे? ऑफ कोर्स अब इस बार यदि कुछ नए अलायंसेस भी हम बनते हुए देखते हैं तो वो जा करके कहीं ना कहीं रशिया के साथ हमको खड़े हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और यदि ऐसा होता है तो फिर यहाँ एशिया से चीन के सपोर्ट के साथ में फिर हमको कुछ एक नया अलायंस बनते हुए दिखाई पड़ सकता है। पिनास, तो अलायंस तो बन रहे हैं, लेकिन ये शख्स आपको क्या लगता है, वैभव आपका समझ क्या कहती है कि अमेरिका को वॉर सूट करता है, उसका बिजनेस भी चल जाता है, उसकी जो कंपनीज हैं हथियार की सप्लाई, और इसी पे उसकी इकोनॉमी फलती फूलती है, तो ये शख्स अब वॉर में कूदेगा या फिर ऐसे ही वॉर मॉन्गरिंग ही करता रहेगा? देखिए, दुनिया बदल रही है। अगर आप देखें तो, अगर आप वेस्ट एशिया में आप देखें तो इस रीजन में ईरान अब उतना पावरफुल नहीं रहा जितना हुआ करता था। तो जो अमेरिका ने और इजराइल ने जिस तरह से हमले किए, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय किया, या उनका जो स्टॉक पाइल था आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, तो वो बहुत वीक पोजीशन पे है। तो यहाँ पे भी रीअलाइनमेंट शुरू होगी इस रीजन में, वेस्ट एशिया में। जैसे इराक के अंदर जो ग्रुप्स थे, और जो वेस्ट एशिया में हमास जैसे, हिजबुल्लाह जैसे, लेबनान वगैरह, अब ये सब फिर रीअलाइनमेंट शुरू होगी इस रीजन में। आप यूरोप में जाइए तो यूक्रेन को लेकर के जिस तरह से हुआ, वहाँ पे रीअलाइनमेंट शुरू होगी। नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखिए तो अमेरिका की जो पॉलिसी वेनेजुएला को लेकर या लैटिन अमेरिका को लेकर के है, या कनाडा को लेकर के, वहाँ पे रीअलाइनमेंट अब साउथ अमेरिका में भी और नॉर्थ अमेरिका में शुरू होगी। तो अब ये रीअलाइनमेंट का दौर शुरू हो गया है। अब हर कंट्री को ये सोचना पड़ेगा कि हमको अपने आप को किसके साथ कहाँ कैसे अलाइन करना है और किसके साथ कहाँ कैसे पोजिशन करना है। तो इस बात को सबसे पहले हम समझ लें। अब ये रीअलाइनमेंट कौन किसके साथ करेगा? मल्टीपोलैरिटी की हम बात करते हैं कि मल्टीपोलैरिटी है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ट्रंप उस मल्टीपोलैरिटी के अगेंस्ट में खड़े हैं। ट्रंप कहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है, ठीक है, और मुझे ये एस्टैब्लिश करना है कि ये आज भी यूनिपोलर है। अमेरिका ही दादा था, अमेरिका ही दादा है, और अमेरिका ही दादा रहेगा। ही इज ट्राइंग टू इंश्योर दैट। अब इस मल्टीपोलैरिटी का जो सत्य है, इससे वो कितनी देर तक भाग सकते हैं, ये समझने की बात है। क्योंकि अगर आज हम देखें, इंडिया एक रीजनल पावर है, चाइना एक रीजनल पावर है, रशिया एक रीजनल पावर है। अपने अपने रीजन में हम बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं ये सारी की सारी। तो इनमें से कोई भी जो हार्ड स्टेट्स हैं, जैसे 3 तरह के स्टेट्स होते हैं। एक सॉफ्ट स्टेट होता है, इसको बटर स्टेट कहते हैं, एक हार्ड स्टेट होता है, और एक जेली स्टेट होता है। हार्ड स्टेट इंडिया, रशिया, चाइना जैसे हैं, जिसके खिलाफ आप कितनी भी कंस्पिरेसी कर लीजिए, ये मेल्ट डाउन नहीं होने वाले, ठीक है। सॉफ्ट स्टेट, बटर स्टेट होते हैं बांग्लादेश जैसे, जो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाते हैं, या यूक्रेन जैसे कि बिल्कुल ही उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। एक पाकिस्तान जैसे जेली स्टेट है, वो कभी स्टेबल नहीं रहते, ना मेल्ट डाउन भी नहीं होते, लेकिन वो स्टेबल भी नहीं रहते, वो जेली की तरह शेक करते रहते हैं। लगता है आज गिरे कल गिरे, लेकिन गिरते नहीं है। सो ये जो हार्ड स्टेट्स हैं, इन्होंने डिसाइड करना है, और ये हार्ड स्टेट्स में कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा। ट्रंप के जितने भी एडवेंचरिज्म है, चाहे लैटिन अमेरिका में हो चाहे यूरोप में हो। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका को देख रहे हैं हर उस प्रिंसिपल को वायलेट करते हुए जो उन्होंने खुद बनाए हैं। वेस्ट को हर उस प्रिंसिपल को वायलेट करते हुए देख रहे हैं जो वेस्ट ने अपने इंटरेस्ट के लिए खुद ये रूल बेस्ड। तो अमेरिका हमेशा से करता है ना कि जब उसका मन करता है लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, जब उसका मन करता है तो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन दिखने लग जाते हैं। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि ये जो अमिताभ जी ने बात की रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की, मैं पूछना चाहता हूँ, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था कब? अमेरिका बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था। जो अमेरिकन इंटरेस्ट में था वो रूल बेस्ड था, जो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं था वो रूल बेस्ड नहीं है। डेमोक्रेसी आपको हर जगह चाहिए, सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं चाहिए? ट्रू, ठीक है। यूएई में क्यों नहीं चाहिए आपको डेमोक्रेसी? ईरान में आपको दिखती है कि भाई वहां पे बड़ा जो है कि जुल्म और जाती हो रही है। और जो चॉप स्क्वायर नाम जहां पे फेमस है सऊदी अरेबिया में, जहां लोगों की गर्दनें काटी जाती हैं, चोरी करने पे हाथ काटे जाते हैं, वहां आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स खरीदते हैं, आपके इंटरेस्ट में हर जगह वोट देते हैं, आपको जो चाहिए आपको वो देते हैं, तो वो वहां पे सब कुछ ठीक है। तो ये रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर कभी नहीं था दुनिया में। हमारे ऐसे कहा गया वीर भोगे वसुंधरा, गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने कहा वीर भोगे वसुंधरा।
तो वो उन्होंने जो कहा है वो बात सत्य है कि जो वीर होता है, जो लड़ने के लिए तैयार होता है, वही रूल करता है, ठीक है, उसी की सुनी जाती है। चाइना के जितने नेशंस के साथ बॉर्डर्स हैं, उससे ज्यादा देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, जो उनका नेबर भी नहीं है उसके साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उनके। तो अब चाइना वो हेजेमनी कर रहा है। चाइना में लिया है ना डेमोक्रेसी अमेरिका जाके, ला सकते हैं? नहीं ला सकते। सो अगर आप खुद पावरफुल होते हैं, और ये ट्रंप ने एस्टैब्लिश कर दिया है, आम लोगों को समझा दिया है, और ये जो एक जो हार्वर्ड में और वहां से जो पढ़ के आते हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पे आकर के हमको डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते हैं, हमारे देश में बड़े हैं, तो उनको एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि यही बताते थे कि यार यूरोपियन वैल्यूज, अमेरिकन वैल्यूज, डेमोक्रेसी, फलाना, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स, तो निकाले, उनको एक्सपोज कर रहे हैं वो। सो हमको ये समझना होगा कि हमें इस पूरे नए बदलती हुई दुनिया में हमें अपने आप को कहाँ अलाइन करना है, कि क्या हम इस हेजेमोनिक वेस्टर्न जो पावर है, हम उसके साथ उसके प्रेशर में आएंगे, जो कि हमने कह दिया हम नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या अगर हम उसके साथ नहीं आएंगे तो क्या हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी परस्यू करेंगे, या हमारी जो अलाइनमेंट है हम उस अलाइनमेंट वापस जाएंगे जहां पे हम एक वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट करें। हमारे चाइना के साथ डिस्प्यूट रहेंगे, लेकिन हम चाइना के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट करें। रशिया के साथ हम अपनी कोलैबोरेशन को इंक्रीज करें, जो पुतिन जी के विजिट में बहुत सारी डील्स हुई भी हैं, बहुत सारी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि भाई हमें कैसे अपने ट्रेड को ऑयल के अलावा 100-200 बिलियन डॉलर पे हम लेके जाएं, ताकि हमारा जो डिपेंडेंस है वो कम हो। और देखिए, अमेरिका, आपको टेक्नोलॉजी की बात होती है कि जी टेक्नोलॉजी तो वेस्ट के पास है, ये हमारे यहाँ बहुत चलता है कि टेक्नोलॉजी तो वेस्ट के पास। तो जो चाइना और रशिया में बन रही है, वहां पे लोग क्या अभी भी उसमें केव्स में रह रहे हैं? भाई उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, आप अपने खुद भी आप टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए, आप अपने आप ही R&D में डालिए। ये डिपेंडेंस आपको वेस्ट के ऊपर खत्म करनी पड़ेगी। वेस्ट इज नोबडीज फ्रेंड, इट हैज नेवर बीन एनीबडीज फ्रेंड। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे ही रहे, और आपको भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ही देख करके अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। अमेरिका के लिए, जैसे अमिताभ जी, कहा जाता था कि अमेरिका से दोस्ती जो है वो ज्यादा खतरनाक है बनस्पत दुश्मनी के, और ये आज शायद है ना, किसिंजर ने कहा था टू बी फ्रेंड विद टू बी एनिमी विद अमेरिका इज डेंजरस, बट टू बी फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल। तो अब ये फेटल वो महसूस भी कर रहे होंगे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं और नाटो के देश जो हैं, कि भाई तो किसी के सगे नहीं है। देखिए, नेटो जब बना था तो कहा जाता था कि ये नेटो बना है टू ब्रिंग अमेरिकन्स इन, जर्मन डाउन एंड रशियंस आउट। ये तीन उनका सिद्धांत था, ये तीनों चीज पे बना था, और बखूबी वो उतने दिनों चला था। लेकिन नेटो का औचित्य उस दिन खत्म हो गया जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, और उसके बाद भी अगर इन्होंने नेटो बनाया तो इन्होंने शुरुआत कहां से की? इराक से, कि एक एनिमी तो चाहिए ना, कि कहने के लिए इसके लिए हमने नेटो बनाया है, अब इसका काम हम वहां करेंगे। चलिए, इराक खत्म हो गया, उसके बाद 9/11 हुआ, उसके बाद फिर इराक में घुस गए बिना UN सैंक्शंस के। तो इनको एक परमानेंट एनिमी चाहिए था वेस्ट को। अब इन्होंने देखा कि कोई एनिमी ही नहीं रहा, रशिया से लड़ नहीं सकते हैं, न्यूक्लियराइज स्टेट है, किसी भी समय वो अगर घुसना भी चाहे तो वो घुस सकता है, हम बियॉन्ड अ पॉइंट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको। तब इन्होंने आपस की लड़ाई शुरू कर दी। और मैं ये भी बता दूं, अगर नेटो नहीं होता यूरोप में 1949 के बाद, तो यूरोपियंस फिर से लड़ रहे होते, क्योंकि लड़ाई जर्मनी पोलैंड की अभी भी है, वो अभी भी वॉर रेपरेशंस मांग रहे हैं उनसे कि आपने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। लड़ाई हंगरी की, रोमानिया से, वो कहते हैं ट्रांसिल्वेनिया आपने लिया, मुझे लौटाओ। यूक्रेन और पोलैंड की लड़ाई है, ये आपस में भी लड़ते। और सबसे ज्यादा जो डर है मुझे, कि जर्मनी फिर से रीआर्म करना शुरू कर दिया, उन्होंने भारत से भी अपना ज्यादा बजट बना दिया है डिफेंस के लिए। अगर वो रीआर्म करता है, जापान इधर रीआर्म करता है, तो क्या हम फिर वही फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जो कर रहा था? अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है, देखिए, हमने पिछले 30 साल से 91 के बाद, जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ, हमने पीस डिविडेंड एंजॉय किया, कोई मेजर वॉर्स नहीं हुए दुनिया में, और हमने बखूबी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब होता रहा, सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो किया। अब हम उस वॉर डिविडेंड पे आएंगे जो 1919 से 1939 के बीच यूरोप में हुआ था या दुनिया में हुआ था। अब नेटो विघटन के कगार पे, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन 2 ट्रैक नेटो अब बनेगा। अमेरिका जो है यूरोपियन वॉर्स में, या यूरोप जिसके लिए लड़ना चाहेंगे उसके लिए वो नहीं आएगा। हाँ, वो तो पहले भी कहते हैं कि आप उतने पैसे खर्च नहीं करते हो जितना मैं करता हूं, मैं ना हूं तो तुम्हारा अस्तित्व ना हो, और जो कि सच भी है कहीं। बिल्कुल। और अमेरिका ने इनको कंपेल किया कि आप अपने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाइए। अब 3% कहा है, और अगले 10 साल में 5% बढ़ाना है, जो 2% R&D और बाकी चीजों में होगा। तो नेटो अगर पावरफुल नहीं रहा तो ये यूरोप के लिए खतरनाक होगा,
और ये मैं बार बार ये कहता हूं कि ये इनको लड़ने दीजिए, बहुत जरूरी था। इन्होंने पूरे 100 साल 200 साल पे से हम पर डोमिनेट किया है इन्होंने। अब चीन, भारत जैसे देशों को आगे बढ़ने का मौका मिला है और वो अवसर अब आ गया है। इनको लड़ने दीजिए, ये अपना घर जला रहे हैं, हम उनमें आग सेकें, लेकिन हम ये चीज के लिए भी प्रिपेयर कर लें कि किसी भी तरह से हम इनके सामने नहीं झुकेंगे। टैरिफ में भारत ने बहुत अच्छी नीति अपनाई, कभी भी उनके अभी खिलाफ तो धमकी 500% टैरिफ की भी है। 500%, मतलब अब वो कहने ना सैंक्शन कर दिया, जैसे ईरान पे किया है, रूस पे किया है, सोवियत संघ पे पहले था, हमारे साथ भी कर दें, क्यूबा पे चल ही रहा है, हमारे साथ भी कर दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें नए मार्केट मिलेंगे और तो और अच्छे मार्केट मिलेंगे। अमेरिकन को घाटा होगा। अगर अमेरिकन के आप प्राइस इंडिकेटर्स भी देखिए तो उनका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, बियॉन्ड अ पॉइंट वो भी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। ट्रंप को इस समय सिर्फ अमेरिकन ही रोक सकते हैं, जब वो रियलाइज करें कि ये जो एक मोनोलिथ वेस्ट जो बना था पिछले 100 साल से कम, वो टूटने न दे। अगर वो टूटता है तो अमेरिका के लिए, अमेरिकी राजनीति के लिए, और अमेरिका ने जो प्रॉस्पेरिटी की है वो तो किसी के एक्सपेंस पे आया है ना। लेकिन सर, ट्रंप, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है। नाम हो या बदनाम हो, पर नाम होना चाहिए, है ना। बदनाम हो तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। अब सेकेंड टर्म है उनका, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तीसरी बार राष्ट्रपति बने, ऐसा कुछ है नहीं। उम्र का तकाजा भी क्या कुछ कह रहा है वो खुद जानते हैं। तो भाई, और ऐसा भी नहीं है कि ये शख्स जो है कि कोई बड़ा परंपरागत नेता हो, उसके पास अपनी एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, ठीक है। तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ जो पार्टी का दूसरा शख्स आएगा उसको चुनाव लड़ाने वाली मेरी नीति, जिताने वाली मेरी नीति हो, उसको कुछ फायदा मिले, तो वो भी नहीं है। तो डेडली शख्स है ना, तो कुछ भी करेंगे। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई मन में क्या चल रहा है। ईरान चल रहा है, ग्रीनलैंड चल रहा है, मैक्सिको चल रहा है, वो तो कनाडा को भी खैर अपने साथ ही चलाना चाहते हैं। मतलब मन में चल क्या रहा है, क्योंकि अनगाइडेड मिसाइल कहीं भी जाके फट सकती है भाई। ट्रंप के मन में चल रहा है सिर्फ मैं। हाँ, तो तभी अभी तो वो व्यक्तिवादी हो रखे हैं। हाँ। वो अपने देश को स्टेक पर रखकर जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि नोबेल प्राइज की जब उद्घोषणा हुई थी तो मैं किसी चैनल पर बैठी हुई थी और यही हम कयास लगा रहे थे कि नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे। जिस तरह का रिएक्शन आया और अब जिस तरह से मरिया मचाडो से उन्होंने हैप्पीली उस अवार्ड को ले लिया, ही कुड हैव सेड कि ये आपको पुरस्कार मिला है, तो ये आपका शांति पुरस्कार है। और मैं मतलब एक देश का राष्ट्रपति हूँ, उन्हें शोभा नहीं देता था, बट ही इज बिहेविंग लाइक अ किड। तो वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड पर है और अमेरिका ओनली पॉलिसी लेकर के वो चल रहे हैं। इसीलिए वो एक हेजेमोनिक थ्योरी को लेकर के, मल्टीपोलैरिटी को नकारते हुए, हर एक जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है या किसी देश का जो कुछ भी मामला चल रहा होता है, वो वहां पर जाकर के प्रयास करते हैं कि वो इंट्रूड करें। नाटो के साथ जिस तरह से कर रहे हैं व्यवहार, नाटो में यदि डिवाइड होता है तो इसका नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही रशिया और पुतिन मजबूत होंगे जितना कि नाटो कमजोर होता जाएगा। तो इट इज लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये भी समझते हुए भी ट्रंप इस तरह से कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, मैं यहाँ चीन का एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आज ही में खबर पड़ रही थी कि चीन ने अफ्रीका में 40 ऐसे पोर्ट्स, पॉइंट्स, अपनी बेसेस विकसित कर लिए हैं जो अब हाईली एडवांस्ड है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और अपना पूरा ये एक डेट डिप्लोमेसी के माध्यम से और अपना BRI लेकर के चीन देखिए कहां से एशिया से चलते 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 अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तक अपनी प्रेजेंस बना करके बैठा हुआ है, बहुत क्लेवरली। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप हर दिन एक स्टेटमेंट देते हैं और एक पूरी दुनिया में हल्ला मचता है और उस पर हम लोग सब चर्चा करते हैं, लेकिन इसके बाद फिर उनकी क्या एक्शन होती है? तो जो कुछ भी कर रहे हैं पिनाज, अभी तो वो एक मुझे माइक पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत के साथ जो कुछ भी किया, भारत ने बहुत बखूबी जवाब दिया है। अब रीअलाइनमेंट का तो एक दौर चल ही रहा है, दुनिया रीअलाइन होगी। वेनेजुएला से पहले लग रहा था कि ट्रंप जो है सिर्फ मतलब जैसे एकदम देसी भाषा में कहें कि बोलते ज्यादा है, मतलब बरसते हैं बरसते नहीं। लेकिन वेनेजुएला में रातों रात जो कर दिया, उसमें लगा कि भाई ये तो बरस भी रहे हैं। अब ईरान को लेके कहा था कि भाई अब नहीं लड़ूंगा, छोड़ दिया, मतलब है ना, उन्होंने 800 लोगों की फांसी डाल दी, पैचअप हो गया। लेकिन जिस तरह से मूवमेंट्स की खबर आ रही है, वॉरशिप्स की, है ना, समंदर में उनके जो जहाजी बेड़े हैं, सब चीज़ों की जो मूवमेंट की खबर आ रही है, वो तो कह रहा है कि भाई कब अटैक कर दे कुछ नहीं पता, कि यहाँ दावोस में बैठे बैठे कहें कि अटैक कर रहा हूँ, फिर ग्रीनलैंड को धमकाना। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ कूल हो गया है। नहीं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और क्या करेंगे, कथनी और कहनी और कथनी में जो कथनी और करनी में जो उनके कोई बहुत अनप्रिडिक्टेबल है वो।
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जो भी जानता है, अगर आप उसकी पूरी लाइफ पढ़िए कि मतलब हाउ ही हैज डेल्ट विद सिचुएशंस इन हिज लाइफ, वो हमेशा से ऐसा ही रहा है. ही हैज ऑलवेज बीन. मैं 1980s के मैं स्पीचेस में एक दिन बैठा था और मैंने शुरू किए सुनना उसके लिए स्पीचेस जो उसने 1970s 80s 90s से जो वो देता आ रहा है. ही हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट. और वो कोई नई चीज नहीं है. तो अमेरिकन को पता है, अभी तो मिड टर्म होंगे तो मिड टर्म में पता चल जाएगा कि इतनी पॉपुलैरिटी है उनकी और वो कितना पावरफुल रहेंगे, ये भी मालूम चल जाएगा. अमेरिकन डेमोक्रेसी में ये चीज़ तो ठीक है ना कि वहाँ पे जो फाउंडर ऑफ द स्टेट है उन्होंने ये चीज़ इंश्योर किया कि भाई प्रेसिडेंट को बहुत पावरफुल बनाया लेकिन कांग्रेस को भी पैरेलली उतना ही पावरफुल बनाया और मिड टर्म इन्फ्यूज किया गया कि भाई कि अगर कोई प्रेसिडेंट नहीं समझ में आ रहा तो मिड टर्म में ही उसको समझ में आ जाए कि जनता आपसे कितनी खुश या नाखुश है. ठीक है, तो वो पता चल जाएगा. इन्फ्लेशन जैसा मैम ने बताया कि इन्फ्लेशन भी वहाँ पे बहुत हाई है और सही बात है. वहाँ पे पोल्ट्री के जो कॉस्ट हैं, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में एग्स और जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें, आप वो $1 बिलियन में वो बोर्ड ऑफ पीस में आपको मेंबरशिप भी बेच रहा है. जैसे यहाँ पे गोल्फ कोर्स हो या दिल्ली जिमखाना की जो मेंबरशिप बेची जाती है, तो उस टाइप से वो बोर्ड ऑफ पीस में मेंबरशिप बेची जाती है. तो पाकिस्तान बहुत टेंशन में वैभव. पाकिस्तान के आवाम में ये टेंशन हो गई है कि जो लंच किया था मुनीर साहब ने, अब उसकी पेमेंट करने का टाइम आ गया है. नहीं देखिए वो मतलब इट्स ऑन अ लाइटर नोट, इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. देखिए पाकिस्तान का केस अलग है. पाकिस्तान को सीट फ्री में भी मिल जाएगी. अच्छा, मैं बात आपको बता रहा हूँ, बिकॉज पाकिस्तान उनके लिए वो चीज़ करेगा जो आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता. उनके लिए जो डर्टी जॉब अभी जैसे लिबिया में वो जो $4.6 बिलियन की जो डील करके आए आर्म्स की डील, वो सैंक्शंस के बाद कैसे हो गई वो डील? वो तो अमेरिका के और CIA की मर्जी से हुई ना. और अभी जो स्टीव विटकॉफ का बेटा है जैक विटकॉफ, वो अभी गया था 3 दिन पहले पाकिस्तान में और क्रिप्टो की एक और अग्रीमेंट साइन हुआ है जो वहाँ पे. तो देखिए वो जो गोल्फ बडी है ना स्टीव विटकॉफ, बेसिकली आपको उसको टैप करना है. ओके. हाँ, क्योंकि ट्रम्प फैमिली को आपसे क्या फायदा है? मैं कहता हूं आज मोदी जी ट्रम्प फैमिली को $1-2 बिलियन का कहीं कुछ फायदा करा दें, सारे टैरिफ वैरिफ हट जाएंगे. ये आसिम मुनीर या पाकिस्तानी स्टेट को ना पता है कि अमेरिकन, हम देखिए मैं हमेशा कहता हूं जब पाकिस्तानी और अमेरिकन एक दूसरे को देखते हैं ना तो वो जैसे हैं वैसा देखते हैं. ठीक है, बिल्कुल कोई इसमें लाग लपेट नहीं करते. हमारा क्या है कि हम वो रूल बेस्ड वर्ल्ड और एक जो कंजर्वेटिव डिप्लोमेसी जो हमारे यहाँ पे है ना, हम उस अप्रोच को लेके चलते हैं. हम कहते हैं कि नहीं भाई एक रात, जो कि सही है, मेरा मानना है मैच्योर स्टेट्स ऐसे ही बिहेव करते हैं. ठीक है, लेकिन जो प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल स्टेट्स हैं वो उस तरीके से ही ऑपरेट करते हैं कि भाई चलो ठीक है, इसको पर्सनल बेनिफिट दे करके काम हो रहा है तो ये कर लें. रिश्वत दे के काम हो रहा है, देखिए रिश्वत दे के काम होता है तो करा लिया जाता है ना. लेकिन क्या रिश्वत देना सही है? रिश्वत देना तो सही नहीं है, लेकिन लोग कराते हैं काम. तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को रिश्वत चाहिए. वो ईरान वो एक रिश्वतखोर प्रेसिडेंट है. ओके. ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके एग्जांपल्स हैं हमारे सामने ना. स्टीव विटकॉफ के साथ वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो है वो क्या है. चलिए, तो बस थोड़ा सा इंतजार और है कि भाई ये शख्स जो है इसका सीक्रेट प्लान क्या है और ये क्या बोलने जा रहे हैं. दावोस में कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, किसके खिलाफ जहर उगलेंगे और क्या नया शगुफा छोड़ेंगे. थोड़ा सा इंतजार और है. आप सभी कॉफी पर इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.